तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो शुरुआत करते हैं, चलो आज के टॉपिक पर। एल नंबर 11 कन्फॉर्मेशन। ओके, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कन्फॉर्मेशन क्या होता है, कन्फॉर्मेशन कैसे बनाना है। देखो, बातें चल रही थी हमारे लोगों की आल्केन पे, याद है। कई सारे बच्चे भूल चुके होंगे कि आल्केन क्या है। सही है। देखो, आल्केन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। याद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपने यहाँ पे एक एटम लगाया, यहाँ पे एक पाइप लगाया, यहाँ पे दूसरा एटम लगाया, तो ये पाइप के इर्द गिर्द रोटेशन जो होता है, फ्री रोटेशन अराउंड दी सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। क्या होता है बच्चों, जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके इर्द गिर्द रोटेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है बच्चों। तो अब क्या होगा, ध्यान रखना। पर ये जो सिग्मा बॉन्ड आया यहाँ पे बच्चों, ये जो सिग्मा बॉन्ड आया, इसके इर्द गिर्द रोटेशन पॉसिबल होगा, या फिर आप मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक जो सिग्मा बॉन्ड है इसके इर्द गिर्द आपको रोटेशन करवाना है, पर रोटेशन करवाते वक्त आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर। कैसे मिलेंगे ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो। जैसे ही आप रोटेशन करवाओगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। अब आपने इस कार्बन को रोटेट करना शुरू किया। अब ये जो सारा फंडा है ना बच्चों, उसे 3D में इमेजिन करना है। अब ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई। मैं ट्राई करूँगा एक एनिमेशन दे देने का, ताकि आपको बहुत अच्छे से कन्फर्मेशन पे पूरा कंसेप्ट रेडी हो जाए। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि जब रोटेशन होता है, मान लीजिए कि ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ऐसा कोई भी, मतलब आपने यहाँ पे इथेन ले लिया, चलो समझ लो ये आ गया इथेन। सही है। अब ये कार्बन को फिक्स रखेंगे हम लोग, ये कार्बन को हम लोग फिक्स रखेंगे, ये कार्बन को घुमाना शुरू करेंगे। तो आप खुद से दिमाग लगाओ कि कितनी पॉसिबिलिटी से आप कार्बन को घुमा सकते हो। आपने घुमाना शुरू किया, थोड़ा घुमाया, बाद में घुमाना शुरू किया, थोड़ा और घुमाया, बाद में घुमाना शुरू किया, थोड़ा और घुमाया, मतलब ऐसा करके तो आप बहुत ज़्यादा ये कार्बन को घुमा सकते हो। क्लियर है, ऐसा करके पूरा सर्कल कंप्लीट कर सकते हो। देखो बच्चों, ये 2D में इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको 3D का एनिमेशन भी साथ में दे दूँ। सही है, चल ओके। अब जैसे ही आप घुमाना शुरू करोगे, आपको पहले स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, दूसरे से तीसरा स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा, तीसरे से फोर्थ स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले ना, उसे ही बोला जाता है कन्फॉर्मर्स। इसे ही बोला जाता है बच्चों कन्फॉर्मर्स, या फिर इसे बोला जाएगा रोटामर्स। इसे ही बोला जाता है कन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स। सही है। तो कन्फॉर्मर्स एंड रोटामर्स का आपको कंसेप्ट आ गया दिमाग में। आप लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो। 2 इरेजर ले लेना बच्चों। सही है। बीच में एक आप वो पेन का रिफिल ले लेना, वो लगा देना, दूसरा एक इरेजर ले लेना। अब एक इरेजर को फिक्स रख के दूसरे इरेजर को धीरे धीरे घुमाना शुरू करना। देखो, ये आप लोग प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हो। ये बच्चों आप लोग प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हो। सही है, ओके। तो घर पे एक बार ट्राई करना, तो आप खुद से देखोगे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर मिले। सही है। पर आपने जब भी घुमाना शुरू किया होगा ना, तो तुरंत कभी भी जो एटम होता है वो इमीडिएटली नहीं घूमता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है बच्चों, तो ध्यान रखना,
1 से लेके 20 किलो जूल पर मोल जितना एनर्जी आपको देना पड़ता है ताकि आप इसे घुमा सको। तो इसे बोला जाता है, ये क्यों हुआ, आपको क्यों एनर्जी देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बहुत वीक रिपल्जन होता है, वीक रिपल्जन, एंड वो जो वीक रिपल्जन होता है उसे बोला जाता है टॉर्जियनल स्ट्रेन, उसे बोला जाता है बच्चों टॉर्जियनल स्ट्रेन। अब जो टॉर्जियनल स्ट्रेन है उसकी वजह से आपको घुमाने में दिक्कत आ रही है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलो बहुत अच्छे, ओके। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुत स्पेसिफिक कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन पर। अब मैं आपको इथेन के कन्फॉर्मर्स बताऊंगा, इथेन के कन्फॉर्मर्स क्या क्या है, कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इथेन के दो बहुत इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट दो कन्फॉर्मर्स यहाँ पे आएंगे। सबसे पहला आएगा इक्लिप्स्ड, सबसे पहला आएगा इक्लिप्स्ड, ये इथेन का सबसे पहला कन्फॉर्मर्स। दूसरा आएगा स्टैगर्ड, दूसरा आएगा बच्चों स्टैगर्ड, ये इथेन का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मर्स। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इक्लिप्स जो होता है उससे स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है बच्चों, ध्यान रखना स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब ये दोनों के सिवाय आपको जितने भी इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, जितने भी इंटरमीडिएट्स आपको ये दोनों के सिवाय मिलेंगे वो सबको स्क्यू बोला जाता है, सही है। अब स्क्यू पे हम लोगों को डिस्कशन नहीं करनी है। देखो आप लोगों को कैसे सोचना है, आप बहुत आसान तरीके से सोचो। कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन्स दो टाइप्स के हो गए, मेन आएगा इक्लिप्स, दूसरा आएगा स्टैगर्ड। स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इक्लिप्स लेस स्टेबल होते हैं, सही है। अब ये दोनों को बताने के लिए एग्जैक्टली दो सिस्टम है, ये दोनों को ड्रॉ करने के लिए दो सिस्टम है मार्केट में, सही है। कौन सी सिस्टम है? सबसे पहली जो सिस्टम है वो है सोहर्स प्रोजेक्शन। पहली जो टेक्निक है बच्चों वो है सोहर्स प्रोजेक्शन। दूसरा जो टेक्निक है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। दूसरा जो टेक्निक है बच्चों वो कौन सा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन। फिर से एक बार, इथेन का कन्फॉर्मर्स दो आएगा, इक्लिप्स्ड आएगा, स्टैगर्ड आएगा। स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, बाकी के जितने भी इंटरमीडिएट्स आएंगे उसे स्क्रू बोला जाएगा, सही है। इसे ड्रॉ करने की दो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1 में आएगा सोहर्स, टेक्निक नंबर 2 में आएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, सो बच्चों शुरुआत करते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले सोहर्स प्रोजेक्शन, सही है। मैं आप लोगों को सोहर्स प्रोजेक्शन बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। चलो यहाँ पे सबसे अच्छा वाला, हाँ रेड अच्छा कलर है, उसे ले लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से देखना कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, सही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्लिप्स्ड कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझाऊंगा। करना कुछ नहीं है, ये आ गया 2 कार्बन, सही है। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ओके डन। अब ध्यान से देखना, ये आ गया 2 हाइड्रोजन, ये आ गया 2 हाइड्रोजन, ये आ गया तीसरा हाइड्रोजन, सही है। अब सेम वही तरीके से ये आ गया एक H, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, सही है। इसे बोला जाता है इक्लिप्स प्रोजेक्शन। इसे क्या बोला जाता है? इक्लिप्स प्रोजेक्शन। अब जब आप बात करोगे स्टैगर्ड की, अब देखो स्टैगर्ड में क्या करना है आप लोगों को। स्टैगर्ड में यही एक लाइन बना दी, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया H। अब यहाँ पे एक उल्टा सिंबल लगा दो, देखो कंप्लीट। इसे बोला जाता है स्टैगर्ड। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चों बहुत ज़्यादा है,
डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस इज मोर। जब डिस्टेंस मोर होगा तो रिपल्जन कम होगा, रिपल्जन इज लेस। जब आप लोग अपने एनिमी से दूर रहते हो, एनिमी से दूर रहते हो ना, तो आप लोग कम रिपल्जन फेस करते हो, पर जब दो एनिमी नज़दीक आ जाते हैं तो रिपल्जन ज़्यादा फेस होता है, ध्यान रखना, सही है। तो यहाँ पे स्टैगर्ड क्यों स्टेबल है मैंने आपको समझाया, इक्लिप्स क्यों स्टेबल नहीं है, तो आप ध्यान से देखना इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, लेस डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस ही लेस होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में फाइटिंग पॉसिबल है, सही है। आपको फाइटिंग नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ओके, फाइटिंग नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, ओके। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, द लाइन्स आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच, क्लियर। क्या ध्यान रखना, लाइन्स आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, लाइन्स को 120 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सही है, ओके। तो ये देखो बहुत ही इजी टेक्निक था, ओके। यहाँ पे दूसरा एक थिंग भी आप लोग याद रखना, अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट हैंड साइड। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, अपर एंड ऑफ द लाइन, चलो यहाँ पे ध्यान रखना, अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली tilted towards the lower end of the line, सही है। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना। अब नए प्रोजेक्शन की ओर चलना है, चलो शुरुआत करते हैं, ओके। अब आएगा लास्ट प्रोजेक्शन आज के लेक्चर का, यो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। आगे से इजी है, सोहर से बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे याद रखना, द मॉलिक्यूल is viewed at CC bond head on, क्लियर। देखो टेक्निक सिखाता हूँ, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, चलो इक्लिप्स ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। अब चलो इक्लिप्स ड्रॉ करना है तो शुरुआत करते हैं न्यूमैन पर। सबसे पहले क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर दिया, सही है। यहाँ पे कार्बन आएगा ना, ठीक है, चलो ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। अब क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो यहाँ से, मतलब बिल्कुल इसके पीछे, इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे यहाँ पे आएगा दूसरा हाइड्रोजन, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे आएगा एक दूसरा हाइड्रोजन, इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे आएगा एक तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसे बोला जाता है इक्लिप्स। पर जब आप स्टैगर्ड ड्रॉ करते हो, जब आप लोग बच्चों स्टैगर्ड को ड्रॉ करोगे तो उस केस में ध्यान रखना, ये आ गया H H H, जो दूसरा बनाओ वो कुछ इस तरह से बनाओ, इसे बोला जाता है स्टैगर्ड, इसे बोला जाता है स्टैगर्ड, सही है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे करना था वो भी आप लोगों ने अभी यहाँ पे सीख लिया, ध्यान रहेगा, ओके। यहाँ पे याद रखना, सर्कल जो है, द रियर कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। क्या ध्यान रखना, रियर कार्बन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, पीछे का जो कार्बन एटम है उसे मैंने सर्कल से बताया है, आपको ध्यान रखना। एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स आर एट लाइन, वो तो आपको मालूम ही है, सही है। एंड ये जो एंगल बना बच्चों, ये जो एंगल, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रोटेशन। इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रोटेशन, और एंगल टॉर्शन, सही है। या फिर डाइहेड्रल एंगल, ये डिफरेंट उसके नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, सही है, ओके। अब मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी पे आपको नेक्स्ट लेक्चर दे दूंगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी पे
आपको एक जेई का एक लेक्चर आएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ समझा दूंगा। यहाँ पे जितना भी मैंने एनसीईआरटी का स्टेबिलिटी वाला पोर्शन है ना, एनसीईआरटी का स्टेबिलिटी वाला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कि लेस रिपल्जन होगा, लेस रिपल्जन तब स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा। सही है, आई एम श्योर आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, thank you for watching, okay, and don't forget to like, share and comment, ये भूलना नहीं है। थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। On the left, we have one way to represent the ethane molecule. The only problem with this drawing is it doesn't give us much information about what ethane looks like in 3 dimensions. On the right is another drawing of the ethane molecule, but this drawing gives us more information. This is a wedge and dash drawing. Remember, a wedge has a bond coming out at you in space, or a bond coming out of the plane of the page. A dash is a bond going away from you in space, or a bond going into the plane of the page. And finally, if you just draw a straight line like this, that means a bond in the plane of the page. This wedge and dash drawing represents one conformation of ethane. Conformations are different arrangements of atoms that result from bond rotation. We know that there's free rotation around this carbon-carbon single bond. And this wedge and dash drawing right now represents what's called the staggered conformation of ethane. But if we rotate about this carbon-carbon bond, we're going to get different arrangements of the atoms, and therefore we will get different conformations. This is easiest to see with a model set. So up next I have a video where I have a model set of ethane, and I rotate around the carbon-carbon bond so we can see different conformations. I'm going to make these hydrogens green in the video, so those green hydrogens are attached to this carbon, which will be the front carbon, and then we have hydrogens attached to the back carbon that I will make white. So let's watch the video and look at the different conformations of ethane. Here we have the staggered conformation of ethane, looking at it from a wedge and dash perspective. If we rotate this a little bit, we'll see the staggered conformation of ethane from a sawhorse perspective. If we sight down the carbon-carbon bond, we'll see the third way of looking at this molecule, and this is called a Newman projection. If I take one of these hydrogens here and I rotate it, so I'm keeping the back carbon stationary and I'm rotating the front carbon, every time I rotate this, that represents a different conformation of the ethane molecule. So there are many, many possible conformations in theory. I rotate back to the original position here, so this is the Newman projection where we just were. The other conformation that we really care about for ethane is what's called the eclipsed conformation. So I just rotated the green hydrogens so they're in front or eclipsing the white hydrogens in the back. So this is the eclipse conformation as a Newman projection. I could turn this a little bit so we could see what an eclipsed conformation looks like as a sawhorse, from a sawhorse view. And then finally I can turn it a little bit so we can see the eclipse conformation from a wedge and dash perspective. Now that we've seen the video, let's look at 3 ways to represent the staggered conformation of ethane. And we'll start with the wedge and dash drawing. So you could see that this hydrogen, this carbon, and this hydrogen are all in the same plane. So they're all in the same plane here, which is why all these bonds are drawn as straight lines in our wedge and dash drawing. If we look at this carbon on the left, right, we know that there is a hydrogen in green coming out at us in space, a hydrogen in green going away from us in space, and then this hydrogen which is in the plane of the page. For the hydrogens in white, this hydrogen is in the plane of the page, this one's coming out at us in space, and then we have one going away from us in space. And it's pretty easy to see that in the picture here. So we're just going to match the drawings to the pictures. Our next way to represent the staggered conformation is what's called a sawhorse drawing. So for this sawhorse drawing, this carbon right here is this carbon, and it has 3 hydrogens in green attached to it. So this is a hydrogen in green, and in green.
So we also have this carbon-carbon bond, so that's this bond here on our sawhorse drawing. And then finally for this carbon in the back, this is the one that has hydrogens in white. So these are the 3 hydrogens in white. If we look down that carbon-carbon bond, if we look down this axis right here, so if you put your eye, imagine putting your eye right here, so here's the eye, and you look down this axis, you will see the Newman projection, just like we saw in the video. And so this dot, this point here, represents the front carbon. That's this carbon right here. So let me go ahead and write that down. So this point represents the front carbon, and the front carbon is bonded to our hydrogens in green. So this would be a hydrogen in green, so is this one, and so is this one. The front carbon blocks the carbon in the back. You can't see the carbon in the back in this drawing, but we know it's there, and we have to represent it somehow. So in a Newman projection, it's this circle. It's this circle back here that represents the back carbon. So this is the back carbon, the circle. Let me write that down. The circle is the back carbon, even though we can't see it when you actually have the model in front of you. And the back carbon is the one that has the hydrogens in white. So this should be a hydrogen in white, so is this one, and so is this one. So here you can see the hydrogens in white back here, and you know they're attached to a carbon, but you can't see it because the front carbon is blocking it. So let's talk a little bit more about Newman projections. We can talk about the angle between this hydrogen in white and this hydrogen in green. So think about the angle between these. It's 60 degrees. So we have a 60-degree angle between these 2 hydrogens. So I could write it down here too. So 60 degrees. This angle is called the dihedral angle or the torsional angle. So I'll write those down. So you could call this the dihedral angle, or you could also call it the torsional angle. Let me write that down here too. So torsional angle, or you could also call it the torsion angle. And this angle between the hydrogens will be important when you're talking about conformations. Here the angle is 60 degrees, which means that these hydrogens are not right on top of each other. There's space between these hydrogens on the Newman projection. The green hydrogens are staggered compared to the white hydrogens. So if you go around, you can see that there's space between all of these, and that's why we call this the staggered conformation of ethane. And finally, let's look at the other important conformation of ethane, which is the eclipsed conformation. And we'll start with the wedge and dash drawing. So we have this hydrogen, this carbon, and this hydrogen. These are all in the same plane. So I draw this line here, and we can see these bonds are all in the same plane up here on my wedge and dash drawing. For this carbon on the left, we can see that we have a hydrogen in green coming out at us, right? So here's your hydrogen in green coming out at you, a hydrogen in green going away from you back here, and then this hydrogen in the plane of the page. For the hydrogens in white, this hydrogen is in the plane of the page, right? This hydrogen is coming out at us in space, and this hydrogen is going away from us in space. For the sawhorse drawings, let's move on to here. This carbon is the front carbon, so that's this carbon right here, the one that's bonded to the 3 hydrogens in green. So let me highlight those. So we have one hydrogen, this one right here is going up, so that's our hydrogen in green going up. This hydrogen over here is going down a little bit to the right, and this hydrogen is going down and to the left. And then we have the carbon-carbon bond, so let me draw that in here. So here's our carbon-carbon bond. I made it much longer up here just so the atoms wouldn't interfere with each other on our sawhorse drawing. And then we get to the carbon in the back. So here's the carbon in the back, which is bonded to 3 hydrogens, and I made these the hydrogens in white. So here's 1, 2, and 3. So here are the hydrogens in white on the picture. Finally, we get to the Newman projection for the eclipsed conformation. And remember, the Newman projection is what we would see if we stare down the carbon-carbon bond. So if we sight down this carbon-carbon bond, if we put our eye right here on our sawhorse projection and we stare down the carbon-carbon bond, we see this for our Newman projection.
All right, first we see this point here representing the front carbon. So that point is the front carbon on our Newman projection. And the front carbon is bonded to the hydrogens in green. So here's 1, 2, and 3. So up here, 1, 2, and 3. So this would be the bonds. This represents the bonds of that front carbon to those hydrogens. The back carbon is pretty difficult to see, but we know that the circle represents the back carbon. Right? The front carbon is in the way. I'm not sure if you might be able to see a tiny bit of the back carbon here, but the back carbon should be blocked by the front carbon. The back carbon, we know, has our hydrogens in white. So here are the 3 hydrogens in white. So back here, you can just barely see them. You just barely see them poking out. This time, when you think about the angle between your hydrogens, this time your dihedral or your torsional angle is 0 degrees, right? Think about this hydrogen being perfectly upright and the hydrogen in the back being perfectly upright. So the angle between those is 0. So your dihedral angle is 0 degrees here for the eclipsed conformation. The green hydrogens are eclipsing the white hydrogen. So that's why we call this the eclipse conformation.